एक ऐसे समय जब पड़ोसी देश बांग्लादेश के तेवर बदले हुए हैं और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहां की अंतरिम सरकार पाकिस्तान और चीन के साथ करीबी बढ़ाकर भारत को चुनौती दे रही है। ऐसे में देश के उत्तर पूर्वी इलाकों तक पहुंच को और बेहतर करने की कोशिशें सरकार ने तेज कर दी हैं। अभी चिकन ने कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर से उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचने का जमीनी रास्ता है जो 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। भारत के लिए यह इलाका सामरिक लिहाज से काफी ज्यादा अहम है और इसी के मद्देनजर मार्च के महीने में मोहम्मद यूनुस ने चीन दौरे में एक नया विवादित बयान दिया जिसमें कहा गया कि चीन को बांग्लादेश के रास्ते भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंच मिल सकती है। मोहम्मद यूनुस ने अपने बयान में बांग्लादेश को ओनली गार्जियन ऑफ द ओशियन बताया था। मोहम्मद यूनुस के इस बयान को भारत ने काफी सख्ती से लिया। इस मामले का कूटनीतिक मोर्चे पर जवाब दिया गया। इस बीच भारत ने उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंच बनाने का एक रास्ता काफी हद तक तैयार कर लिया है और इसे आपको समझना पड़ेगा। दरअसल मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, जो प्रस्तावित स्पीड कॉरिडोर है वो इस तरह से होगा और ये जो पूरा रास्ता है ये कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इसका नाम है। जब आप इसको समझेंगे तो आप पता चलेगा कि उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को ये कोलकाता से जोड़ता है, यानी मिजोरम से ये कोलकाता को जोड़ता है ये पूरा जो रास्ता है। और ये रास्ता आने वाले वक्त में भारत की जरूरत भी है। यह रास्ता म्यांमार से होकर गुजरेगा। इसके बनने के बाद कोलकाता या विशाखापट्टनम से कार्गो जहाज को लेकर सामान पहुंचाने के लिए बांग्लादेश के बंदरगाह के भरोसे अब नहीं रहना पड़ेगा। यह फिलहाल पूरी स्थिति आपके सामने है। इसके तहत हमारे कार्गो जहाज म्यांमार के रखाइन राज्य के सितवे बंदरगाह पहुंचेंगे। सितवे से उन्हें म्यांमार की कलादन नदी के रास्ते नाव से आगे पलितवा ले जाया जाएगा। भारी कार्गो जहाजों के जरिए कलादन नदी की गहराई बढ़ाने के लिए सरकार ने काफी निवेश भी किया है। तो ये सरकार का निवेश भी है और सरकार का ये प्रोजेक्ट भी है। पलितवा से फिर सामान 108 किलोमीटर लंबी 4 लेन की सड़क के जरिए मिजोरम के जोरिनपुरी पहुंचेगा। इस सड़क का आखिरी 50 किलोमीटर का रास्ता अभी तैयार हो रहा है। आने वाले वक्त में ये पूरा रास्ता तैयार होगा जिससे बड़ी राहत मिलने जा रही है। जोरिनपुरी से सड़क के रास्ते आइजोल और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों तक सामान पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए शिलोंग से लेकर जोरिनपुरी तक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। म्यांमार के रखाइन प्रांत जहां से नदी और सड़क का रास्ता गुजरेगा वो म्यांमार की सैनिक सत्ता का विरोध कर रही है। अराकान आर्मी के प्रभाव क्षेत्र में चूंकि पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अराकान आर्मी को भी भारत के इस प्रोजेक्ट पर कोई ऐतराज नहीं है। मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यह प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, लेकिन इस वैकल्पिक रास्ते पर विचार 90 के दशक और सन 2000 की शुरुआत से ही होने लगा था। 2008 में भारत और म्यांमार के बीच इस प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ, लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस पर काम तेज हो गया। कलादन मल्टी मॉडल मार्ग के बनने से कोलकाता से मिजोरम के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर कम हो जाएगी और 3 से 4 दिन का समय बचेगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी रतनदीप ने इस प्रोजेक्ट और उत्तर पूर्वी राज्यों तक वैकल्पिक मार्ग जो तैयार किया जा रहा है इस पर केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की है, वो भी सुनवाते हैं आपको। India is growing as a maritime power, and this time we see that while we are improving our infrastructure, there have been statements from the neighborhood, places like Bangladesh claiming that they are the guardians of the sea. तो ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क हो रहा है जोगीघोपा में, do you think there would be hurdles for it, or what is the situation in terms of the Sitwe project, because the Sitwe project is seen as a bypassing Bangladesh and how in northeast can be linked to the mainland? देखिए, जब भी कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे खड़ा होते हैं तो उनका साथ मुकाबला करने के लिए अल्टरनेटिव लोड हमेशा हमारा पास वो है। तो जैसे हमने आईएमएक कॉरिडोर शुरू की है, जैसे आईएनएसटी मतलब शुरू की है, जैसे हम लोगों ने ईस्टर्न मैरीटाइम इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हमने ये किया है। मतलब तो ये हमारे तरफ से जो भी कदम उठाया गया है ताकि हमारा जो भी यात्रा रुक ना जाए, इसके लिए हमारी तरफ से अलग अलग कदम उठाया जाएगा। तो मैं तो इस विषय पर चिंतित नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अब तक जो भी
कदम उठाए गए हैं, हर कदम सफलपूर्वक रहे। और हम लोगों ने जो भी अलग अलग मंत्रालय हम एक साथ इंटीग्रेटेड वे में हम काम करते हैं, तो इसके लिए हमें चिंता करने का कोई बात नहीं है। देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम हर नागरिक प्रतिबद्ध है। और आए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी खबर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने जो कूटनीतिक दबाव बनाया है उसको लोगों का व्यापक समर्थन मिला है। यह बात एक ताजा सर्वे से सामने आई है। सोमवार को मैट्रीज न्यूज कम्युनिकेशन ने एक सर्वे जारी किया जिसमें साफ दिखता है कि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की पहल का बड़े पैमाने पर स्वागत किया और कहा है कि आतंकवाद से लड़ने के मामले में उन जैसा नेता कोई और नहीं। सर्वे में क्या पूछा गया यह भी आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं और उसका लोगों ने जवाब क्या दिया यह भी आप समझिए। सर्वे में पूछा गया क्या पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर सही रखा गया था। यह लोगों से पूछा गया। 76% लोगों ने कहा हां ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही नाम रखा गया था, जबकि ना में 12% लोगों ने जवाब दिया। 12% लोग ये कहते हैं कि नहीं जानते या कह नहीं सकते हैं। फिर दूसरा सवाल भी उनसे पूछा गया, वो भी आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल ये जो पूरा का पूरा सर्वे है ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। दूसरा सवाल पूछा गया क्या भारत ने एटमी हथियार से लैस पाकिस्तान को भीतर तक घुसकर मारते हुए उसे सबक सिखाया है। इसका जवाब लोगों ने क्या दिया वो भी आपके सामने है। 72% लोग कहते हैं हां, जो एक बड़ी उपलब्धि है। लोगों ने कहा 72% लोगों ने कहा कि बड़ी उपलब्धि है और यह तरीका एकदम सही है, सबक सिखाया गया। 12% लोग कहते हैं कि यह कोई खास उपलब्धि नहीं है और उसको ये नहीं मानते कि उसको सबक सिखाया गया। कुछ हद तक 9% लोग कहते हैं कि कुछ हद तक, वो ना इधर है ना उधर है, वो कहते हैं कि कुछ हद तक सबक सिखाया गया, जबकि 7% लोग ये कहते हैं कि कह नहीं सकते। और ये जो सर्वे एक बार फिर से आपको बता दें, ये मैट्रीज न्यूज कम्युनिकेशंस का है जो सोमवार को जारी किया गया। इसके बाद तीसरा सवाल भी पूछा गया, वो भी आइए आपको दिखाते हैं कि तीसरा सवाल क्या कुछ था आतंकवाद से जुड़ा हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर है। तीसरा सवाल था सबसे समर्थ नेता जिसने आतंकवाद का सामना किया और पाकिस्तान को सख्त सबक सिखाए। इस पर लोगों की क्या राय है वो भी आप देखिए। इसमें आप ये पूरी जो लाइन देखेंगे उसमें नरेंद्र मोदी को 70% लोगों ने कहा कि हां सबसे प्रबल नेता के तौर पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सबसे समर्थ नेता के तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाया। उसमें कुछ और नाम भी शामिल किए गए थे। तो 5% लोग राहुल गांधी के साथ हैं, 2% लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, 3% लोग उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हैं, 2% लोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हैं और 1% लोग एमके स्टालिन के साथ हैं। लेकिन जो आंकड़ा है 70% का वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और 1% लोग नीतीश कुमार के साथ भी हैं जो इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही अगर हम और आप नाम देखेंगे तो तेजस्वी यादव का नाम भी इसमें शामिल किया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम शामिल किया गया है जो कि 1-1%, तेजस्वी यादव 1%, मल्लिकार्जुन खड़गे 1%। और असदुद्दीन ओवैसी, ये जो आंकड़ा है ये आपको चौंका सकता है। असदुद्दीन ओवैसी को 4% लोग ये कहते हैं कि समर्थ नेता है। इसके अलावा नवीन पटनायक उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जिनके साथ 1% लोग हैं और अन्य का नाम भी इसमें शामिल था जिसमें 1% लोग हैं और ये 8% लोग ये कहते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल जिसमें 8% लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाकी नेताओं को लेकर के उन्होंने साफ साफ अपनी राय रखी है, जिसमें प्रबल रूप से जो सबसे समर्थ नेता हैं उनको बताया कि वो नरेंद्र मोदी हैं। 70% लोग उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि जो सबसे प्रबल नेता हैं वो जिन्होंने सबक सिखाया पाकिस्तान को वो नरेंद्र मोदी हैं और सबसे समर्थ नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन जो अन्य नेता हैं उनको लेकर के भी बातें सामने आई हैं। जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग नाम हैं और ये देखिए जो अलग अलग नाम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हुआ। अब ये जो आंकड़ा है एक बार फिर से हम आपके सामने रख रहे हैं कि सबसे समर्थ नेता के तौर पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये अपना आंकलन रखा। 70% लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं, 8% लोग कह नहीं सकते और बाकी अलग अलग प्रतिशत है इन नेताओं के साथ। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार विदेशी धरती से आने वाले आतंकवाद को कुचलने में सक्षम है? इस पर 92% लोग कहते हैं हां बिल्कुल
और 4% लोग कहते हैं नहीं। 1% लोग कहते हैं कुछ हद तक कह सकते हैं और 3% लोग कहते हैं कि नहीं कह सकते। सवाल एक बार फिर से आपके सामने है। सवाल था ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार विदेशी धरती से आने वाले आतंकवाद को कुचलने में सक्षम है, जिसमें 52% लोग कहते 92% लोग कहते हैं कि सरकार पूरी तरह से समर्थ है और बाहर से आने वाले आतंकवाद को कुचल सकती है। 92% लोग इसके साथ हैं। 4% लोग ये नहीं मानते। 1% लोग ये कहते हैं कि कुछ हद तक सक्षम है, जबकि 3% लोग कहते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये वो स्थिति है जो आपके सामने है और ये पूरा सर्वे मैट्रीज न्यूज कम्युनिकेशंस का है जो हमने आपके सामने रखा है। आइए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। हरियाणा में कैथल में एक गांव वालों की रातों की नींद उड़ गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पोलड़ गांव को खाली करने का आदेश दिया है। एएसआई ने ग्रामीणों को कोर्ट का नोटिस भेजा है और कहा है कि जल्द से जल्द गांव खाली कर दें। घर खाली करने के तनाव में गांव की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार शनिवार को जब उन्हें मकान खाली करने का नोटिस मिला तब से वे मानसिक रूप से काफी परेशान थी। रविवार तड़के करीब 3 बजे उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने दम तोड़ दिया। गांव वालों के मुताबिक यहां पर रावण के दादा ने तपस्या की थी। आज 17 तारीख को मेरे नाम नोटिस आया था पुरातत्व विभाग चंडीगढ़ से, तो जो उसके विषय में हम गांव वासियों इकट्ठे होकर के आज विधायक जी से मिलने के लिए आए हैं। उसमें गांव खाली मकान खाली करने का है जी। हाँ, पूरे गांव का 206 नोटिस हैं, बाकी और भी आएंगे। तो उसका मैंने नोटिस रिसीव किया है और गांव वासियों को बताया है और उसके संबंध में हम विधायक जी से मिले हैं और विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम गांव को खाली नहीं होने देंगे और आपके साथ हर संभव सहायता करेंगे। इस तो लगभग भी 2-6 को आगे और सारे गांव के आस्ता आस्ता आ ही रहे हैं। वो तो हमारे डाकिए लेके आते हैं बारी बारी, सिर्फ 10, 20, 50, 100 जैसे भी हैं। ये पुरातत्व विभाग के आदेश हैं जी। वो कहते हैं उन्होंने हमारे को ये नोटिस नहीं तो गांव खाली करने के आदेश दिए भी गांव खाली करो। ये डेट तो नहीं फिक्स की उन्होंने, वही कह रहे गाँव खाली कर दो, तुम्हारा कहीं और जाओ तुम ठेको। वो कहते हैं पुरातत्व विभाग से हड़प्पा कॉलोनी से जुड़ी हुई है कोई। अरे जब मैं 2010 में सरपंच बना था, 2013 के अंदर इसकी खुदाई भी हुई थी, तो उस टाइम भी यहाँ से कुछ निकला तो है नहीं। वैसे खोद खादे खड्डे देख के चले गए थे और 2013 के बाद अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जब समय ने उड़ान भरी चांद और मंगल की ओर, तब भी कुछ स्त्रियां जमीन पर दे रही हैं अग्नि परीक्षा। आज के इस युग में जब विज्ञान ने चमत्कार रच दिए हैं, एक गांव ऐसा भी है जहां स्त्री होना अब भी पाप की तरह देखा जाता है। कम से कम कुछ दिनों तक माहवारी में राजनांदगांव का गोटिया टोला गांव हर महीने सीताओं को अग्नि में जलने नहीं लेकिन अकेलेपन में गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। इनके लिए तस्वीरें बेरंग हैं। हमने तय किया है इसे ऐसे ही दिखाएंगे जब तक सरकार संज्ञान न ले, उसके बाद ही इसमें रंग भरेंगे। राजनांदगांव जिले की सांझ में बसा एक छोटा सा गांव गोटिया टोला, जहां सूरज की किरणें तो पहुंची हैं पर चेतना अब भी रास्ता ढूंढ रही है। यहाँ की बेटियां, बहुएं और माएं हर महीने उन दिनों एक कोने में सिसकती हैं जहां न छत है पूरी, न दीवारें पुकार सुनती हैं। 5 से 7 दिन एकांत, अलगाव और अपवित्रता का अभिशाप बनकर आता है पीरियड। खाना, पानी, रिश्ते सब बाहर से आते हैं पर साथ कोई नहीं होता। उनके कदम घर के आंगन तक नहीं पड़ सकते। वो घर जो उन्होंने ही बुहारा था कल, वो रसोई जिसमें कभी दाल बघारी थी, आज उनके लिए वर्जित है। जिस धरती की गोद में वो पलती हैं, जहां उनकी चूड़ियां खनकती हैं, वही धरती जब बेटी को कहती है अब तू अपवित्र है, दूर रह, तब जंगल भी मौन हो जाता है। गोटिया टोला में चूल्हा परंपरा का धुआं देता है। वहां मासिक धर्म के दिनों में लड़की एक कोने की दीवार बन जाती है। अलग से बना था नफन बार और ये किचन उचन रूम में नहीं जान दे था, घर में अपन एक अलग से कमरा में रहता। अलग से कमरा में था। काम मानने तो इसे मतलब पुराना समय से चला था। हाँ, पुराने से अलग रूम से रहता है और देवता धामी में नहीं जान, अलग से खाना बना के अपन एक रूम में रहता है।
ये महज परंपरा नहीं, एक चुप्पी है जो पीढ़ियों से गूंज रही है। ये वो समय है जब इन महिलाओं को सहारे की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें दी जाती है दीवारों की दूरी। गांव की गलियों में अब भी वो आवाज नहीं उठी जो कह सके कि शरीर की जैविक प्रक्रिया कोई अपराध नहीं। एक लड़की जिसे माँ ने जन्म दिया था अब माँ के कमरे में कदम नहीं रख सकती। 7 दिन 7 पहर की दूरी, न कोई छुए न कोई पास बैठे। भोजन भी जैसे पिंजरे में डाला गया दाना हो, पर्दे के पीछे से चुपचाप। 5 दिनों तक उनको घर के बाहर एक रूम रहता है, वहाँ पे रहने दिया जाता, रखा जाता है और खाना पीना सब उनको वहीं दिया जाता है। बाकी कमरों में या पूजा रूम में या कहीं भी देवी का काम होता है वहाँ उनको घुसने नहीं दिया जाता। ये उनकी मान्यता है और मेरे हिसाब से ये रूढ़िवादी परंपरा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए और ये तो भगवान प्रकृति का देन है। हमने कई तरह के डेटा खंगाले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण से लेकर लैंसेट तक की रिपोर्ट जो बताती है छत्तीसगढ़ में 64.5% ग्रामीण किशोरियां मासिक धर्म के दौरान असुविधा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करती हैं। अस्वच्छ मासिक धर्म प्रथाओं के कारण प्रजनन तंत्र संक्रमण और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। भारत में प्रजनन तंत्र संक्रमण के 20% मामले मासिक धर्म में स्वच्छता की कमी के कारण होते हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है वो जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है और एक जन जागरण की अगर आवश्यकता होगी तो वहाँ पे हम लोग एक विशेष कैंपेन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। पर आज भी ये परंपरा इस गांव में चली आ रही है। इसके साथ ही इस क्षेत्र के और जो गांव हैं वहां भी ये परंपरा आज भी जारी है कि महिलाएं मासिक धर्म के दौरान जो हैं घर के एक अलग हिस्से में रहती हैं और खाना बनाने और जो पूजा रूम है वहां उनका प्रवेश वर्जित रहता है। आज भी इनका कहना है ग्रामीणों का कि ये हमारी पुरानी परंपरा है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो देवी देवता है वो क्रोधित हो जाते हैं या इस तरीके से जो मान्यता जुड़ी है इसको लेकर ये जो किया जाता है। और महिलाएँ आज भी मासिक धर्म के दौरान अलग कमरे में रहती हैं और खुद ही खाना बनाती हैं। आज भी यह रूढ़िवादी परंपरा लगातार जारी है। मासिक धर्म कोई कलंक नहीं, एक प्रक्रिया है सृष्टि की, पर यह जानना ही काफी नहीं। समाज को समझना होगा कि चुप्पी से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। जिस समय एक लड़की सबसे ज्यादा असहज होती है उस समय उसे अछूत मानना, क्या ये हमारी संस्कृति या हमारी चुप्पी का परिणाम है? जब समय मांगता है साथ तब समाज देता है तन्हाई। पीरियड्स को अपवित्रता से जोड़ने वाली परंपरा अब भी जिंदा है। एक औरत की देह जब उसे सबसे ज्यादा सहारा चाहिए तब उसे कर दिया जाता है अलग। क्या इसी को कहते हैं सभ्यता? या हमें अब फिर से सोचना होगा स्त्री सिर्फ शरीर नहीं, चेतना है। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।